तो हमारी जो रोजाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस की जो सीरीज है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम उन सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं, उन वर्ड्स को पढ़ रहे हैं जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड मिला हुआ है, एक है हेयर, एक है से, जिसका यदि हम जिसको एक साथ यदि बोलें तो बनेगा हेयर से, ठीक है। और इसका हिंदी में मतलब होता है चर्चा या फिर अफवाह। अब जैसे किसी की अफवाह उड़ जाती है या फिर किसी के चर्चे होने लगते हैं, है ना, तो उसको हेयर से बोलते हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल्स। आए दिनों अखबार और टीवी पर अभिनेता और खिलाड़ियों के बारे में अफवाह आती रहती है ना। कभी किसी एक्टर के बारे में आ गई, कभी किसी खिलाड़ी के बारे में आ गई, कभी किसी के बारे में आ गई, तो कभी किसी के बारे में आ गई। हर किसी की कभी ना कभी चर्चा चलती रहती है या फिर उनके बारे में अफवाह उड़ती रहती है ना। तो इसको हम बोलते हैं हेयर से। अब देखिए कैसे बोलेंगे। दीज डेज, इन दिनों, न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन हैव हेयर से, ठीक है, रिलेटेड टू एक्टर एंड प्लेयर्स। मतलब न्यूज़पेपर वालों के पास और टेलीविजन वालों के पास हैव हेयर से, उनके पास क्या है, एक अफवाह है या फिर एक चर्चा है। रिलेटेड टू एक्टर, एक्टरों से रिलेटेड और प्लेयर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से हेयर से का मतलब है चर्चा या फिर अफवाह। अब आज से आप किसी की भी अफवाह सुनो, अपने दोस्त की, अपने पड़ोसी की, अपने मित्र की, किसी की भी, तो आपको याद आ जाना चाहिए इसको इंग्लिश में हेयर से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेशन। लेशन का मतलब होता है कम कर देना, किसी चीज को कम कर देना। जैसे कि इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया। इस दवाई ने क्या काम किया है, मेरा दर्द कम कर दिया। तो मैं बोल सकता हूं दिस मेडिसिन लेसन्ड माई पेन, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ है, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के इंडेफिनिट का है, इसीलिए लेशन की जो इसमें सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया गया है लेशन्ड, ठीक है। दिस मेडिसिन लेसन माई पेन, इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया है। बच्चों को आसपास देखना टेंशन कम कर देता है ना। मतलब जब आपके बच्चे जो आसपास रहते हैं तो आपको टेंशन कम होती है, आपकी टेंशन कम हो जाती है। लेकिन जब आपसे दूर जाते हैं, इधर उधर खेलने चले जाते हैं आपको छोड़कर, तो आपके मन में एक टेंशन रहती है, पता नहीं कहाँ पर होंगे, कुछ गिर ना जाए, उनको लग ना जाए, तो ये भी एक टेंशन रहती है बच्चों की, है ना। तो अब बोल रहे हैं कि बच्चों को आसपास देखना टेंशन कम कर देता है। तो बोलेंगे सीइंग द किड्स प्लेइंग, ठीक है, अराउंड लेसन वन टेंशन। तो जो टेंशन को क्या कर देता है, कम कर देता है जब वो आपके आसपास खेलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउटिंग। आउटिंग का मतलब होता है सैर करना या फिर भ्रमण करना। अब जैसे आप सैर पर जाते हैं सुबह शाम, है ना, घूमने जाते होंगे, भ्रमण करने जाते हैं, तो आप आउटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम आमतौर पर हर सप्ताह रविवार को सैर के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं हम हर संडे, है ना, एवरी संडे। मतलब हर सप्ताह के हर संडे में हम सैर के लिए जाते हैं। तो बोल सकते हैं वी यूजुअली गो फॉर एन आउटिंग ऑन संडे एवरी वीक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूजुअली का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है आमतौर पर, सामान्यतः या फिर आमतौर पर। वी यूजुअली गो फॉर एन आउटिंग ऑन संडे, हम संडे को आमतौर पर घूमने के लिए जाते हैं, बाहर सैर करने के लिए जाते हैं, एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह। हम चिड़ियाघर के भ्रमण के लिए निकले, मतलब हम चिड़ियाघर घूमने के लिए निकले। भ्रमण का मतलब होता है घूमना, है ना, घूमने के लिए जब आप जाते हैं तो बोल सकते हैं वी वेंट फॉर एन आउटिंग टू द जू। वी वेंट फॉर एन आउटिंग टू द जू। तो जू के लिए लिख रहे, चिड़ियाघर के लिए निकले हम, एक भ्रमण के लिए, एक सैर करने के लिए। तो इस तरह से आप आउटिंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड होता है पील ऑफ। पील ऑफ का मतलब होता है छिलका उतारना। जब आप किसी चीज का छिलका उतार देते हैं, छिलका उतारने का मतलब है जैसे आप आलू का छिलका उतार दें, संतरे का छिलका उतार दें, केले का छिलका उतार दें, कोई भी चीज जिस पर छिलका चढ़ा हुआ है और जब आप उसको उतारते हैं तो उसको आप पील ऑफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑफ है ओ डबल एफ वाला, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज से अलग कर देना। पील का मतलब तो होता है छिलका, मतलब ये जो ऑफ है इसका मतलब होता है उसको अलग कर देना, दूर कर देना, उतार देना, है ना। देखिए कैसे, सीता आलू छील रही है। अब किसी ने पूछा भैया सीता क्या कर रही है, तो बोल दिया भैया सीता तो आलू छील रही है, बोलते ना कई बार, तो बोलेंगे सीता इज पीलिंग ऑफ द पोटैटोज, ठीक है। सीता जो कर रही है, आलू छील रही है, टमाटर छील रही है। अब जो भी छील रही है आपको पोटैटोज के स्थान पर उसको लिख देना है। और देखिए उसने संतरा छील दिया, तो बोल सकते हैं ही पील्ड ऑफ द ऑरेंज। ही पील्ड ऑफ द ऑरेंज। अच्छा, ये जो सेंटेंस है
ये पास्ट के इंडेफिनिट का है और ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। इसीलिए देखिए यहाँ पर पील में कंटिन्यूअस की तरह आईएनजी आ गया है और यहाँ पर संतरा छील दिया है वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह पील्ड का इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है, सीता आलू छील रही है, सीता इज पीलिंग ऑफ द पोटैटोज, उसने संतरा छील दिया, ही पील्ड ऑफ द ऑरेंज। ठीक है, इस तरह से आप पील ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है सीक। सीक का मतलब होता है मांगना या किसी चीज की तलाश करना। जब आप किसी से कोई चीज मांगते हैं या फिर किसी चीज की खोज करते हैं, तलाश में रहते हैं कि आपको वो चीज मिल जाए, जैसे बहुत से लोग आजकल जॉब की तलाश करते हैं, एक अच्छी डिग्री की तलाश करते हैं, अच्छे करियर की तलाश करते हैं ना। जब आप किसी से कोई चीज मांगते हैं तो तब भी आप सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेरा भाई अक्सर तेरी सलाह मांगा करता है, मतलब मेरा भाई अक्सर जो तुम्हारी सलाह है उसको मांगा करता है, तुम्हारी एडवाइस उसको चाहिए अपने कामों को करने के लिए, तो मांगने का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें हम सीक का इस्तेमाल कर देंगे। माई ब्रदर ऑफन सीक माई एडवाइस। ठीक है, तो क्या होगा, माई ब्रदर मेरा भाई, ऑफन का मतलब है अक्सर, सीक माई एडवाइस मेरी सलाह मांगता है। तो यहाँ पर जो ये तेरी था ना, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ पर मेरी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राहुल आजकल नौकरी की तलाश कर रहा है, तो बोलेंगे राहुल इज सीकिंग फॉर ए जॉब नाउ अ डेज। राहुल आजकल एक जॉब की तलाश कर रहा है, नौकरी की तलाश कर रहा है। नाउ अ डेज का मतलब है आजकल, इन दिनों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ड अटर, जिसका मतलब होता है बिल्कुल या फिर एक भी। मतलब जैसे कोई चीज बिल्कुल भी नहीं करते या फिर एक भी बार नहीं करते, एक भी बार नहीं किया आपने, तो आप अटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो कहा वह बिल्कुल बकवास है, तो बोलेंगे वट एवर यू सैड इज अटर नॉनसेंस। ठीक है, जो कुछ भी आपने कहा वो बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल उसका कोई मीनिंग नहीं है। मीटिंग के दौरान रोहन ने एक भी शब्द झूठ नहीं बोला, तो रोहन डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग, या फिर आप ड्यूरिंग द मीटिंग को आप आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अटर का मतलब होता है बिल्कुल या फिर एक भी। देखिए कुछ लोग अटर का मतलब बोलना भी देखेंगे, कुछ इसका मतलब और भी निकालते हैं। वैसे तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन आपको ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आपको कहां पर किस मीनिंग के साथ इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हैंडल। अब देखिए हैंडल का मतलब भी कई होते हैं, एक तो होता है संभालना, किसी चीज को हैंडल करना, किसी सिचुएशन को हैंडल करना। एक वो हैंडल भी होता है जो आपके दरवाजों में लगा होता है ना, जिसे आप पकड़ कर दरवाजे को पुश करते हैं या फिर मतलब खींचते हैं अपनी तरफ, है ना, तो उसको भी हम हैंडल बोलते हैं। अब देखिए रोते हुए बच्चों को संभालना मुश्किल है, मतलब रोते जो बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं छोटे छोटे, उनको संभालना मुश्किल ही होता है, उनको हैंडल नहीं कर पाते, तो यहाँ पर संभालने के लिए हमें हैंडल का इस्तेमाल करना पड़ गया। तो बोलेंगे इट इज हार्ड टू हैंडल क्राइंग बेबीज, रोते हुए बच्चों को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस दरवाजे का हैंडल टूटा हुआ है, द हैंडल ऑफ दिस डोर इज ब्रोकन, द हैंडल ऑफ दिस डोर इज ब्रोकन, इस दरवाजे का हैंडल टूटा हुआ है। तो हैंडल का इस्तेमाल होगा किसके लिए, संभालने के लिए, और जो दरवाजे का हैंडल है उसको भी आप हैंडल ही बोलते हैं। नेक्स्ट है जज। जज का मतलब होता है आंकना, जैसे आप किसी को जज करते हैं ना, किसी को बैठे बैठे जज करते रहते हैं, देखते रहते हैं वो क्या कर रहा है, मतलब उसकी बातों को नोटिस करते हैं, जज करते हैं। एक जज का मतलब होता है न्यायाधीश, जो कोर्ट में बैठता है। अब जैसे कि अपराधी ने न्यायाधीश से दया की अपील की, अब यहाँ पर दया का मतलब होता है मर्सी, तो कैसे बोलेंगे, द क्रिमिनल्स अपील्ड द जज फॉर मर्सी, तो अपराधियों ने क्या किया था, न्यायाधीश से मर्सी की जो है वो अप्लाई किया था, मर्सी के लिए, मतलब उन्होंने अपील की थी कि हम पर दया की जाए, है ना, हम पर दया की जाए न्यायाधीश से। हमें किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से नहीं आंकना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं वी शुड नॉट जज अ पर्सन बाय हिज क्लॉथ्स, वी शुड नॉट जज अ पर्सन बाय हिज क्लॉथ्स, मतलब हमें किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़े देखकर आंकना नहीं चाहिए कि ये कैसा होगा, है ना। कोई ऐसा होता है कि भाई अच्छे कपड़े पहने होते हैं लेकिन वो सही नहीं होता, अब कुछ ऐसे होते हैं जो बुरे कपड़े पहन कर रखते हैं, मतलब इतने अच्छे नहीं होते फिर भी वो सही होते हैं। तो हमें व्यक्ति के कपड़ों से नहीं पता चलता कि वो अच्छा है, बुरा है, गरीब है या रईस है। ठीक है, हमें उसकी किससे पता चलता है, जब हम उसकी लाइफ में मतलब 2-4 दिन बिता देते हैं, हम उसके साथ रहने लगते हैं, तब हमें असलियत पता चलती है कि ये कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मेल या फिर मिश्रण। देखिए वहां रंगों का अनोखा मिश्रण देखा जा सकता है। रंग यानी कि कोई चीज कलरफुल है और वहां पर बहुत सारे कलर हैं और अच्छे अच्छे कलर हैं, तो आप बोल रहे हैं कि वहां ना कलर का अनोखा मिश्रण देखा जा सकता है। मिश्रण को बोलते हैं या तो आप मिक्सर बोल सकते हैं या फिर आप फ्यूजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं ए यूनिक फ्यूजन ऑफ कलर
कैन बी सीन देयर, वहां पर रंगों का एक अनोखा मिश्रण देखा जा सकता है। अनोखे का मतलब होता है यूनिक, ठीक है। नेक्स्ट है गार्लैंड, इसका मतलब होता है माला। जैसे फूलों की माला होती है, पैसों की माला होती है, तो आप गार्लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भारतीय टीम कप जीत के आई, जब मतलब कपिल देव पर लोगों ने माला और फूलों की बरसात की, तो कैसे बोलेंगे? व्हेन द इंडियन टीम केम आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप द पीपल शोव्ड फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स ऑन कपिल देव, ठीक है। नेक्स्ट है इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत या फिर शीघ्र। जब आप इमीडिएटली कोई काम करते हैं, तुरंत कोई काम करते हैं, शीघ्र कोई काम करते हैं। दंगों से निपटने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, तो बोल सकते हैं द पुलिस टुक इमीडिएट एक्शन टू डील विद रियोट्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमें अपने ईमेल का शीघ्र जवाब मिला, तो बोल सकते हैं वी रिसीव्ड एन इमीडिएट रिप्लाई टू अवर ईमेल, ठीक है। तो इस तरह से आप इमीडिएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत या फिर शीघ्र। नेक्स्ट है आपका वर्ड मोल्ड, जिसका मतलब होता है सांचा या फिर ढालना। मतलब किसी को किसी चीज में ढाल देना, किसी सांचे में ढाल देना, है ना। एग्जाम्पल देखिए, चॉकलेट के मिश्रण को दिल के आकार के सांचे में डालें या फिर ढालें, ठीक है। मतलब जो चॉकलेट, जैसे आप देखी होगी, मतलब अलग अलग शेप में चॉकलेट आती हैं। कोई दिल के आकार में आती है, कोई एक टेडी बियर की तरह की आती है, बहुत सारी चॉकलेट्स आती हैं। तो इनको इस शेप में बनाते कैसे हैं, है ना। शेप यानी कि आकार में कैसे डालते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस बोलता है पाउर द चॉकलेट मिक्सचर, ठीक है। पाउर का मतलब होता है डालना, इनटू ए हार्ट शेप्ड मोल्ड, ठीक है। मतलब दिल के आकार के सांचे में जो चॉकलेट का मिश्रण है उसको डाल दो। हमें परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए, तो बोल सकते हैं वी शुड मोल्ड आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। परिस्थितियों के अनुसार हमें खुद को ढालना चाहिए। नेक्स्ट है रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, किसी चीज की याद दिलाना, फिर से याद आ जाना कोई चीज। तुम मुझे राम की याद दिलाते हो, यू रिमाइंड मी ऑफ राम, यू रिमाइंड मी ऑफ राम। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, यूर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन, यूर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। तुम्हारा फेस जो है वो मुझे किसी की याद दिलाता है। तो इस तरह से आप रिमाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं याद वाले सेंटेंसेज में। एक होता है टीयर। टीयर का मतलब एक तो आंसू होता है, एक होता है किसी चीज को फाड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, फाड़ देना बीच में से, है ना। देखिए आंसू हर एक बच्चे का हथियार होता है, छोटे छोटे बच्चों का हथियार ही तो होता है आंसू। वो रोना स्टार्ट कर देते हैं तो भैया जो उनको चाहिए वो चाहिए ही, वो लाकर देना ही पड़ता है। टीयर्स आर द वेपन ऑफ एवरी चाइल्ड, ठीक है। तो जो टीयर है वो हर बच्चे का हथियार होता है। बच्चा कागज को छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ देता है, ए चाइल्ड टीयर्स पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। इस तरह से आप टीयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक। बैंक का मतलब होता है, एक तो वैसी बैंक होता है जो मतलब बैंक होता ही है जो, है ना, जिसमें पैसे वगैरह जमा करते हैं। एक होता है बैंक का मतलब किसी चीज का किनारा, जैसे नदी का किनारा, तो आपने सुना होगा ना बैंक ऑफ द रिवर, नदी का किनारा। उसके पास बैंक में कुछ पैसे हैं, तो बोल सकते हैं ही हैज सम मनी इन द बैंक, ही हैज सम मनी इन द बैंक। नदी के किनारे पर एक पेड़ उग रहा है, ए ट्री इज ग्रोइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ए ट्री इज ग्रोइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो नदी के किनारे एक पेड़ उग रहा है। नेक्स्ट है इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना, किसी को प्रभावित करने के लिए आप इम्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। मोहन ने अपने अच्छे कामों से अपने बॉस को प्रभावित करने की कोशिश की, तो मैं बोल सकता हूं मोहन ट्राइड टू इम्प्रेस हिज बॉस बाय हिज क्वालिटी वर्क। अपने अच्छे काम से, क्वालिटी वर्क से उसने अपने बॉस को इम्प्रेस करने का ट्राई किया, है ना। ही ट्राइड, मोहन ट्राइड टू इम्प्रेस, मोहन ने ट्राई किया इम्प्रेस करने के लिए हिज बॉस, अपने बॉस को, बाय हिज क्वालिटी वर्क के द्वारा। नेक्स्ट है लेंड। लेंड का मतलब होता है उधार देना, जब आप किसी को कोई उधार दे देते हैं चीज, जैसे कि हमें जरूरतमंद लोगों को मदद का प्रस्ताव देने के लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब उनको जो है उधार दे देना चाहिए जब भी वो मांगे, जो जरूरतमंद लोग हैं। तो हम बोलेंगे वी शुड बी रेडी टू लेंड फॉर हेल्पिंग टू द नीडी पीपल, ठीक है। तो हम जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा मतलब तैयार रहना चाहिए उधार देने के लिए। नेक्स्ट है आपका नेसेसिटी, जिसका मतलब होता है आवश्यकता या फिर किसी चीज की जरूरत। जैसे कि किसी भी परिस्थिति में घबराने से काम नहीं होता, हमें शांत और प्रयासत होने की आवश्यकता होती है। मतलब हमें शांत रहना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए, परिस्थितियों में घबराने से कोई काम नहीं बनता, ठीक है।
तो बोलेंगे गेटिंग पैनिक इज नॉट द सोल्यूशन टू टेकल एनी सिचुएशन। ठीक है, तो किसी भी जो सिचुएशन है उसको टेकल करने के लिए पैनिक होना कोई सोल्यूशन नहीं है। द नेसेसिटी इज टू बी काम एंड नॉट गिवन अप, मतलब हमें प्रयास करते रहना चाहिए, गिवन अप नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमेशा शांत रहना चाहिए, काम रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोबेबल, जिसका मतलब होता है समय अनुकूल या फिर मौका। हमें नई चीजों को सीखने के लिए हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं, तो यहां पर ना ये टाइपिंग मिस्टेक थी इस वाली स्लाइड में, जिन्होंने टाइपिंग किया था उसने मिस्टेक कर दी है। तो प्रोबेबल का मतलब होता है जिस चीज की संभावना होती है, मतलब कोई चीज आपके हिसाब से ऐसी होगी, आपको ऐसी संभावना है उस चीज को होने की, तो तब आप प्रोबेबल का इस्तेमाल करते हैं। आपने ये सुना होगा ना प्रोबेबली, है ना, तो उसका मतलब भी यही होता है। एग्जाम्पल देखिए, उसकी शादी की तिथि या फिर तारीख 23 अगस्त है, तो हम बोल सकते हैं द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज मैरिज इज 23rd of August। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोबेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस चीज की होने की संभावना होती है। अब देखिए, इसका मतलब हमने प्रोबेबल का इस सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये अनुमानित तिथि है, अनुमानित तारीख है, अनुमानित डेट है, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट है पर्पस, जिसका मतलब होता है उद्देश्य, इरादा, या फिर जब आपका कोई पर्पस होता है, कोई लक्ष्य होता है किसी चीज के लिए, तो आप पर्पस का इस्तेमाल करते हैं। जीवन का उद्देश्य खुश रहना है, तो बोल सकते हैं लाइफ्स पर्पस इज टू बी हैप्पी, मतलब जो खुश रहना है वो ही है जीवन का उद्देश्य। अगर खुश नहीं हो तो आपका जीवन बेकार है। वह किसी इरादे से यहाँ आया था, मतलब वह किसी इरादे से यहाँ आया था। आप कैसे किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर व्हाट पर्पस डिड ही कम हेयर, किसी इरादे से। ठीक है, तो फॉर व्हाट पर्पस डिड ही कम हेयर। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को सीख सकते हैं, और यदि आपको कहीं और पर गलती लगती है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि आगे अगली वीडियो में ध्यान रखा जाए। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।